पिछले क्लास में हम लोग किस प्रकार से तीनों सेक्टर में बदलाव आया ये हम लोग जान चुके थे, है ना। इसका टॉपिक क्या था हमारा, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। इसमें हम लोग मेनली ये जाने थे ना कि आखिर किस प्रकार से समय बदलता गया, है ना, हमारे सेक्टर्स में भी किस प्रकार से बदलाव आता गया, ये हम लोग कल जान चुके थे। दूसरा चीज हम लोग ये भी देखे थे कि सबसे ज्यादा जो आगे बढ़ रहा था जीडीपी के मामले में, यानी कि गुड्स एंड सर्विस दे के उसका वैल्यू जो ज्यादा बढ़ा रहा था, वो सेक्टर हमारा कौन सा था, टर्शियरी सेक्टर था, है ना। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है ये भी हम लोग जाने हुए थे, है ना। कुछ रीजन था हमारे पास, जैसे इनकम का बढ़ जाना, है ना। उसके बाद फिर और क्या था जरा बताओ हमको, इनकम का बढ़ जाना, सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ जाना। मतलब कि ये कुछ तरीका था जिससे कि हम लोग जाने थे कि टर्शियरी सेक्टर आखिर इतना कुछ आगे क्यों जा रहा है ना। और 3 सेक्टर में से सबसे ज्यादा यदि अभी कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में तो वो है हमारा टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो टर्शियरी सेक्टर का रीजन भी हम लोग पढ़े थे कि आखिर क्यों इतना ज्यादा ये आगे बढ़ रहा है ना। चलो आज हम लोगों का ये टॉपिक है कि आखिर जीडीपी के मामले में तो हम लोग देख लिए कि टर्शियरी सेक्टर बहुत आगे है, लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में सबसे आगे कौन सा सेक्टर है। देखो ये सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो कि जो जितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करेगा, ये बहुत गलत बात है और ये होता भी नहीं है और है भी नहीं। समझ में आ गया। तो जैसे टर्शियरी सेक्टर क्या हमारा सर्विस सेक्टर है, और अपना सर्विस देता है, बदले में अपना कुछ वैल्यू सर्विस के बदले में लेता है ना, इसीलिए वो आगे था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि टर्शियरी सेक्टर यदि अपना सर्विस दे रहा है तो वो अपना एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा जनरेट कर पाएगा, नहीं ये जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो एक टीचर हजारों बच्चों के साथ पढ़ा सकता है, वो क्या कर रहा है, अपना सर्विस एक बार में दे रहा है, बाकी उस सर्विस के बदले में जो उसका जो वैल्यू है, जो मनी है उसके रूप में, वो सर्विस एक बार में ले रहा है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कम समय में उस सर्विस के बदले में आप क्या कर लीजिए, ज्यादा प्रॉफिट कमा लीजिए, तो ज्यादा आपका जीडीपी बढ़ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आप जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, जैसे 1 घंटा पढ़ा रहे हैं और 1 घंटे में आप 1000 बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका सर्विस भी कम लग रहा है, प्लस आपका उस सर्विस का वैल्यू भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसीलिए टर्शियरी सेक्टर का मतलब ये नहीं हुआ कि वो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा जनरेट करेगा, ये जरूरी नहीं है। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा सेक्टर है हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार के मामले में, है ना। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, यानी कि रोजगार उसको मिल रहा है। सबसे पहला देखो यहाँ पे क्या है, देखो एक बात तो तुमको मानना पड़ेगा, भारत पहले भी कृषि प्रधान देश था, आज भी कृषि प्रधान देश है। मतलब कि पहले तो रोजगार कृषि के मामले में यहाँ पे बहुत ज्यादा था ही था, अधिकतर 70% लोग केवल खेती में ही लगे रहते थे, और आज भी यही हकीकत है। समझ में आ रहा है। हाँ वो अलग बात है कि जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम दे पा रहा है, लेकिन रोजगार के मामले में पहले भी प्राइमरी सेक्टर आगे था और आज भी प्राइमरी सेक्टर आगे ही है, ठीक है ना। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये तो हम लोग अपना समय के साथ देखते चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ। पहले तो था ही था, आज भी एम्प्लॉयमेंट के मामले में प्राइमरी सेक्टर बहुत ही ज्यादा आगे है। समझ में आ रहा है ना। आगे क्या है, इंडस्ट्रियल आउटपुट। देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल आउटपुट, इसका मतलब ये किसका बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर का, है ना। इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय 9 टाइम्स, बट एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाय अराउंड 3 टाइम्स। देखो अब जरा ध्यान से, प्राइमरी सेक्टर मालूम चल गया, एम्प्लॉयमेंट वो पहले भी देता था आज भी देता है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर का बात करते हैं, यहाँ पे ना प्रोडक्शन जो है ना वो 9 गुना हो रहा है, प्रोडक्शन 9 गुना हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट केवल 3 ही गुना बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक मशीन जो है ना 100 आदमी के बराबर अकेला काम कर दे रहा है ना। 100 आदमी, 1000 आदमी, 2000 आदमी के बराबर एक मशीन अकेला काम कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि मशीन का कॉस्ट कम लगा, चूंकि एक मशीन है तो बिजली बिल भी कम लगेगा, मेंटेनेंस भी कम लगेगा, है ना। लेकिन उसी के बदले यदि 1000 आदमी को रखा जाता तो सोचो 1000 आदमी को पेमेंट करना ये बहुत बड़ी बात होती है ना। लेकिन यहाँ पे मशीन क्या कर रहा है, मशीन हजारों आदमी का काम अकेला कर दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, टाइम बच रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है, कॉस्ट बच रहा है हमारा, है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट बच रहा है। इसके साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, कम समय में आउटपुट भी बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है, और जब आउटपुट हमारा ज़्यादा मिलेगा तो उस आउटपुट का वैल्यू भी रहेगा कुछ ना कुछ।
इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर में आज हमारे पास क्या है, 9 गुना यदि उसमें प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 9 गुना उसमें गुड्स एंड सर्विस यदि प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट केवल 3 ही गुना हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, मशीन, क्योंकि मशीन क्या करता है, बहुत सारे आदमी का काम वो अकेला कर देता है। समझ में आ रही है बात, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, वही हाल है हमारा कुछ इसमें भी, टर्सरी सेक्टर में भी है। क्या हाल है देखो यहाँ पे, सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 टाइम्स, देखो सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 टाइम्स। देखो ये सेकेंडरी सेक्टर से भी आगे है, हम लोग जाने थे अपने पिछले क्लास में जाने थे, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर जीडीपी के मामले में क्या है, सबसे आगे है। तो ये 14 गुना बढ़ रहा है सर्विस सेक्टर जो है अपना, जीडीपी के मामले में वो 14 गुना आगे बढ़ रहा है सर्विस के मामले में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वो केवल 5% दे पा रहा है, केवल वो 5% दे पा रहा है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, कॉल सेंटर जानते हो, जियो का हो गया, एयरटेल का हो गया, वोडा का हो गया, फिर से बीएसएनएल का हो गया। इन सभी में यदि हमको कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम कहाँ फ़ोन करते हैं, सर्विस सेंटर में फ़ोन करते हैं। तो सर्विस सेंटर में एक ही आदमी बैठा हुआ रहता है, वो अपना मेंटेन किया रहता है, और वही बार बार आपको वॉइस रिकॉर्डिंग आपको सुनाते रहता है। जैसे आप कहते हैं कि मेरा जैसे आप कुछ डायल करते होंगे, अपना बैलेंस को चेक करते होंगे, है ना, तो वो जो बोलता है कि आपके फ़ोन में अभी प्रेजेंट टाइम पे इतना रुपये बचे हुए हैं, ये जो कुछ ऐसा तरह का बोलता है, क्या वो कोई एक आदमी बोल रहा होता है क्या, नहीं, वो आदमी बोल नहीं रहा होता, एक सॉफ्टवेयर रखा रहता है, यदि आप उसमें वो नंबर डालते हैं तो आपको वही रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगा, चाहे वो आप डालें या फिर कोई और डाले, वही आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये एक मशीन होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा, जो एक अकेला हजारों आदमी का काम कर दे रहा है। हजारों आदमी वहाँ पे एक समय पे हो सकता है कॉल करता होगा, तो क्या एक पॉसिबल है कि एक आदमी हजारों कॉल को बता सके कि आपके फ़ोन में अभी मौजूदा समय में इतना बैलेंस बचा हुआ है, नहीं बता सकता है। तो कौन बताता है, सॉफ्टवेयर बताता है, और ये सॉफ्टवेयर हमारा आएगा किसके अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर आएगा, है ना। तो सर्विस सेक्टर में भी जो है ना, यहाँ पे आपको जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको देखो एम्प्लॉयमेंट ये केवल 5% दे पा रहा है। समझ में आ रहा क्या कह रहा है। अब जैसे देखो, अब होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग पिज्जा बॉय का, जैसे डिलीवरी बॉय था ना जो पिज्जा डिलीवर करते हैं, जैसे ऑनलाइन आप ऑर्डर कीजिए जोमेटो ये सब पे, तो आपको ला के दे देता है। तो क्या वो पिज्जा डिलीवरी बॉय क्या केवल वो आप ही को ला के देता है क्या, नहीं, आपके साथ साथ बाकियों को भी देता है। तो वो क्या कर रहा है, आपका तो वो काम कर ही रहा है, प्लस आपके अलावा 50 150 200 आदमी और का काम कर रहा है वो। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक अकेला आदमी यहाँ पे बहुत सारा काम परफॉर्म कर दे रहा है। उसी प्रकार से एक अकेला सॉफ्टवेयर हजारों आदमी का काम एक बार में परफॉर्म कर दे रहा है। इसीलिए सर्विस सेक्टर जो है ना हमारा 14 गुना आगे बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 5% बढ़ पा रहा है। तो ये थोड़ा सा समस्या वाली बात है हमारा, लेकिन हाँ फिर भी ये ठीक है, क्योंकि जीडीपी में सब कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग अपने पिछले क्लास में डायग्राम में देखे हुए थे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये हम नहीं लिखे हुए, आपके एनसीईआरटी बुक में है ना। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। सोचो, हाफ ऑफ द वर्कर, आधा, जैसे मान लो यदि आज भारत का आबादी कितना है, 140 करोड़ है, 140 करोड़ में मान लो 40 करोड़ बच्चे हैं, मान लो, तो कितना बचा, 100 करोड़ बचा। 100 करोड़ में से 50 करोड़ ऐसे आदमी है जो कि अभी भी खेती में लगे हुए हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। बात समझ रहे हो, और ये बहुत बड़ा नंबर है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर पहले भी बहुत आगे था रोजगार के मामले में, और आज भी रोजगार के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है, और आने वाले समय में बहुत हद तक रहेगा भी। क्योंकि देखो प्राइमरी सेक्टर ही तो बेस है ना, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, इन दोनों का क्या है, वो बेस है। यदि यही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग अपना पेट कैसे पालेंगे, है ना, वही बात है। तो मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, सही बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, लेकिन ये हकीकत है, लेकिन कैसे है, देखो जानो, सबसे पहली बात तो ये कि प्राइमरी सेक्टर क्या कर रहा है, रोजगार के मामले में बहुत आगे है ना। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पे थोड़ा सा झोलमाल भी है। क्या झोलमाल है, देखो हम जितना आज देखते हैं ना प्राइमरी सेक्टर में रोजगार, एक्चुअली में उतना होता नहीं है। उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है, रीजन है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है, देखो इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा। जैसे देखो, मान लो सपोज करो कि मेरे पास 10 बीघा जमीन है, मान लो मेरे पास क्या है, 10 बीघा जमीन है, और मेरे फैमिली में मान लो 20 ऐसे मेंबर हैं जो कि उस 10 बीघा के जमीन में लगे रहते हैं खेतीबाड़ी करने के लिए। समझना है मेरे बात को, मेरे पास कितना जमीन है, 10 बीघा जमीन है हमारे पास, और फैमिली मेंबर कितने हमारे पास,
20, ये मेंबर है हमारे। चलो अब समझो, हमारे खेत में यानी कि इस 10 बीघा जमीन में काम कितने करते हैं, हमारे 20 मेंबर काम करते हैं, है ना। लेकिन सुनना आप जरा ध्यान से, लेकिन यदि देखा जाए ना तो इस 10 बीघे जमीन में केवल और केवल 15 आदमी का ही काम है। समझना, ये चीज समझा रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझा रहे हैं। 10 बीघा जमीन है, उसमें हमारा पूरा फैमिली मेंबर लगा हुआ है, 20 का 20 लगा हुआ है। लेकिन यदि गौर से देखा जाए ना तो 15 आदमी में भी इस खेत का काम हो सकता है। यदि देखा जाए तो इस 15 आदमी से भी हमारा 10 बीघे का खेती हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 5 ऐसे मेंबर हैं जो कि फालतू में लगे हुए हैं, खेत में फालतू में लगे हुए हैं। यदि इस 5 मेंबर को 20 मेंबर से हटा के किसी दूसरे काम में लगा दिया जाए तो भी हमारा खेत जैसे पहले होता था वैसे ही चलेगा, कोई भी इसमें गड़बड़ी नहीं आएगा। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना पड़ेगा, बाकी है बहुत सरल चीज, बहुत आसान चीज है। देखो 10 बीघा जमीन था, 10 बीघा जमीन में कितना मेंबर लगा हुआ है, 20 मेंबर लगा हुआ है। लेकिन यदि थोड़ा सा गौर से देखते हैं, यदि थोड़ा सा इसमें नजर डाला जाए तो 15 आदमी भी यदि उसको अच्छे से कर दे खेती को तो भी हमारा अच्छे तरीके से खेती हो जाएगा, उसमें कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया, हमारा 5 मेंबर फालतू बच गया। अब यदि ये 5 मेंबर किसी दूसरे काम को करे तो क्या होगा, उस फैमिली का इनकम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 15 आदमी जो 10 बीघा खेत से जनरेट करेगा इनकम वो तो करेगा ही करेगा, प्लस ये 5 आदमी कहीं अलग से भी काम कर लेगा। जैसे राजमिस्त्री का काम होता है, पेंटर का होता है, कारपेंटर का होता है, ड्राइविंग का होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क साइट पे काम करना होता है, ये सब क्या है, ये सब काम कर सकते हैं, ये 5 आदमी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इसका जनरेट होगा इनकम, है ना। तो अब जरा देखो, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हमारे पास था 10 बीघा जमीन, मेंबर लगे हुए थे 20, लेकिन 15 आदमी में भी यहाँ पे काम हो सकता था। तो ये जो फालतू में लगे हुए हैं ना 5 आदमी फालतू में लगे हुए हैं ना, तो हमको लग रहा है कि 20 आदमी इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत कितने का है, 15 का है। इसी को हम लोग कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया। जब ऐसा हमको लगता है कि 20 आदमी खेती में लगा हुआ है तो वो 20 का जरूरत है, लेकिन एक्चुअली में उस 20 का जरूरत वहां पे नहीं है, उसमें से यदि 5-6 हट भी जाए तो भी हमारा खेत एकदम सुचारू रूप से चल सकता है। तो जो फालतू में लगे हुए थे ना, उस आदमी को निकाल के कहीं पे दूसरी जगह काम पे लगा दिया जाए तो हमारा खेत में कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो अंदर में हमारा ये 5 आदमी छुपा हुआ था, इसको बाहर निकाल दिए हम, और कुछ समय के मान लो कि ये हमारा 20 का 20 लगा हुआ 10 खेत में, लेकिन जरूरत कितने का है, 15 का ही जरूरत है। तो यही हो गया हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया। तो अब यदि कोई पूछ दे कि बेटा बताओ अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है, देखो दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, लेकिन ये सिचुएशन हमारा क्रिएट कब होता है, क्रिएट तब होता है जब जरूरत से ज्यादा कोई आदमी किसी चीज में लगा हुआ हो, है ना। जरूरत से ज्यादा, जहाँ पे आदमी 10 आदमी का काम हो वहाँ पे 15 आदमी लगे हुए हैं, तो हमारा क्या हो गया, चूंकि देखो 15 आदमी यदि लगे हुए हैं तो हमको लग रहा होगा कि चलो 15 आदमी यहाँ पे काम कर रहा है तो मैंने कि 15 को रोजगार मिला हुआ है ना। जैसे देखो मान लो यदि 20 मेंबर हमारा इस खेत में लगा हुआ है तो हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे 20 का 20 मेंबर हमारा इसमें काम कर रहा है, 20 को रोजगार मिला हुआ है ना। लेकिन यदि इसमें से 5 को हटा भी दिया जाए, 5 को हटा भी दिया जाए तो हमारे खेत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही है हमारा डिसगाइज्ड या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया। तो जरूरत से ज्यादा यदि कोई किसी चीज में लगा हुआ हो और उसका वहां पे कोई जरूरत ना हो, यदि उसको हटा दिया जाए तो उसमें कोई गलत प्रभाव ना पड़ेगा, तो भी हमारा वो कहलाएगा क्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। हमको लगता तो है कि वो रोजगार कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में रोजगार नहीं कर रहा है ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलो अब हमारे पास ये कुछ डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को समझते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट का चार्ट है ना, जो कि परसेंटेज में दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट का है। देखो यहाँ पे 1972 और 1973 में रोजगार प्राइमरी सेक्टर अकेला दे रहा था कितना, 70% के आसपास, 70% के आसपास दे रहा था। सेकेंडरी दे रहा था 70 to 80-85 के आसपास दे रहा था, यानी कि 10-15% ये भी दे रहा था। और टर्शियरी उस समय पे थोड़ा सा आगे था, है ना। लेकिन सबसे आगे उस समय पे हमारा प्राइमरी था, और आज भी हमारा क्या है, प्राइमरी ही है। क्योंकि देखो आज भी हमारा जो है ना
2011-12 का डाटा है, ये 50% ये अकेला केवल प्राइमरी दे रहा है और 50% में ये हमारा दोनों शामिल है, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भारत पहले भी कृषि प्रधान देश था, पर आज भी कृषि प्रधान देश है ही। और एक और बात, पहले भी इसमें रोजगार बहुत ज़्यादा था और आज भी इसमें रोजगार बहुत ज़्यादा है, इसमें रोजगार की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखना है कि जब भी प्राइमरी सेक्टर का बात होगा, हमेशा आपके दिमाग में अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जितना जरूरत होता है ना, उससे कई ज़्यादा लोग उसमें लगे हुए रहते हैं और हमको लगता है कि उन सभी को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो रोजगार नहीं कर रहे होते हैं। समझ में आ गया? वो अपने आप को किसी भी काम में फालतू का बिजी रखना चाह रहे हैं और वो एक्चुअली में रोजगार नहीं कर रहे हैं। यदि उसको किसी दूसरे चीज़ में रोजगार करने के लिए भेज दिया जाए, काम करने के लिए भेज दिया जाए, तो उससे होगा क्या? उसका इनकम बढ़ जाएगा, पहली बात, उसका फैमिली का कंडीशन सुधर जाएगा, है ना, उसका हेल्थ स्टेटस सुधर जाएगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका चेंज हो जाएगा। और ये सब हमारा कहाँ से होगा? तब होगा जब आपका इनकम बढ़ पाएगा। और इनकम कब बढ़ेगा? जब आप फालतू में खेती में लगे हुए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लगे हुए हैं, उससे आप क्या करेंगे? अपने आप को निकाल के किसी दूसरे काम में व्यस्त करेंगे, तब आपके पास इनकम आएगा और इनकम आने के बाद आपका पूरा कंडीशन भी सुधर जाएगा। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा यदि आपको पूछा जाए अब कि सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ पे है, तो प्राइमरी सेक्टर में है ना, प्राइमरी सेक्टर में है। और प्राइमरी सेक्टर में यदि वो जो कुछ फालतू के लोग लगे हुए रहते हैं, यदि उसको भी निकाल दिया जाए, तब भी हमारा प्राइमरी सेक्टर में ही रोजगार बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत अब समझने में? चलो, इसमें तो आप कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, आप इस दोनों डायग्राम को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर हमारा 9 टाइम्स बढ़ता था जीडीपी के मामले में, लेकिन रोजगार के मामले में 3% बढ़ पाता था, इन दोनों डायग्राम के हिसाब से। ठीक, उसके बाद इन दोनों डायग्राम के हिसाब से फिर से सर्विस सेक्टर 14 गुना बढ़ रहा था, लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो 5% ही बढ़ रहा है। तो ये दोनों जो आपको दिया हुआ है ना, एक ये भी डायग्राम इसके साथ जुड़ा हुआ है और एक पिछले क्लास वाला जो हमारा डायग्राम था जीडीपी वाला, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। जीडीपी को देखना हो तो उस डायग्राम से देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट को देखना हो तो इस डायग्राम से देख लीजिए। समझ में आ गया? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे और इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे अपने क्लास में। इसके बाद क्या है हमारा अगले क्लास का टॉपिक? हाँ, कि रोजगार को किस प्रकार से जनरेट किया जा सकता है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।